जी बेटा, हम इस वर्कशीट को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ नया सीखने को क्या मिलेगा। फिगर 6.1 shows crest and the direction of the travel for a water wave approaching a barrier in a large ripple tank. So large ripple tank है बेटा, और आपको बताना क्या है कि the draw the डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्टेड क्रस्ट भी हमने ड्रॉ करना है। सो रिफ्लेक्शन बेटा होता क्या है, प्लीज़ याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन में यही होता है जैसे आप एक वॉल के ऊपर क्रिकेट की बॉल को फेंको तो होगा क्या कि जिस एंगल पे बेटा आप फॉल करवाओगे, इंसिडेंट करवाओगे वॉल के ऊपर, उसी एंगल से वो जो बॉल है वो वापस आ जाएगी। सेम यही केस होता है बेटा जब भी लाइट वेव्स कहीं से रिफ्लेक्ट होती हैं या वाटर वेव्स कहीं से रिफ्लेक्ट होती हैं। एक चीज़ बेटा मैं पहले ही मेंशन कर दूं कि जब हम लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना होगा, वहाँ पे आपको एंगल प्रॉपर शो करवाना होता है कि कौन से एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, कौन सा एंगल इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है या रिफ्लेक्टेड एंगल है। हम यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करते, हम बाय हैंड यूज़ कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट अगर हमारा सही हो रहा हो, उस रेंज के अंदर हो, रिफ्लेक्शन के एंगल के रेंज के अंदर हो, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट माना जा सकता है। जी, तो रिफ्लेक्शन शो करवानी है तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना है, आई हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन ओवर हेयर। सो नॉर्मल लाइन कैसे बनती है, आई होप सो कि ये सब बच्चों को क्लियर होगा। ये जी बेटा मैंने क्या बना लिया, एक नॉर्मल लाइन बना लिया। आई होप सो ये सीधी बनी होगी, यस ऑलमोस्ट ठीक है, सीधी ही बनी है जी। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक्सैजरेट भी कर लेता हूँ। नाउ अब जिस एंगल पे वेव यहाँ पे जो एंगल बना रही है इसको बेटा क्या कहते हैं, थीटा आई कहते हैं, दैट्स मीन इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। एंड इसी एंगल पे हमने वेव्स को यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट करवा देना है। ओके, सो जब हम बेटा रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो हम यहाँ पे इस एंगल को मेंशन कर देंगे, दिस इज थीटा आर मेंशन कर देंगे, और ऊपर मेंशन कर देंगे कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन थीटा आई मस्ट बी इक्वल टू थीटा आर। नाउ वी हैव टू ड्रॉ these crust with a equal space as well. So imagine कर लो ये स्पेस कितनी है, मैं अभी स्केल से मेजर भी कर लेता हूँ। बहरहाल जितनी भी बेटा स्पेस होगी 1.6 सेंटीमीटर मेरे पास आ रही थी जब मैंने इसको पेपर पे प्रिंट करके इसको एक दफ़ा ट्राई किया था। तो आपने 1.6 सेंटीमीटर के 3 आपने वेव फ्रंट्स इस तरह के बना देने हैं। बस मेंशन कीजिएगा कि यहाँ पे स्पेस कितना है, 1.6 सेंटीमीटर है। तो ये एक मेथड है, इसको इसी तरह बाय हैंड इसको ट्राई करने का। तो इसके अलावा बेटा अगर आप प्रोटेक्टर यूज़ करना चाहो, ओके, तो प्रोटेक्टर आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्टर के लिए भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। इज़ इट क्लियर। तो ये बेटा हम सॉरी हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह करके। आई होप सो ये कि सीधी हो जाएगी यहाँ तक, यस आई होप सो। ओके, सो मैं प्रोटेक्टर से आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आपको प्रोटेक्टर से कभी करना पड़े तो आप फिर किस तरह से करेंगे। नाउ जी इसको हम ऊपर ड्रैग करते हैं और यहाँ पे आके हम रख देते हैं कौन सा पॉइंट, बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर इस लाइन को हमने छुपा देना है। इज़ इट क्लियर। सो दैट्स मीन कि ये हमें बता रहा है कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है ये थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी खुद भी कर लीजिएगा, आई होप सो कि ये क्लियर हो जाएगा। ना बेटा यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, ठीक है, ये एंगल अगर आप चेक करें तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये 90 है एंड दिस इज ऑलमोस्ट 60 कर लो बेटा इसको। सो दिस इज 90, दिस इज 60, मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। सो 90 माइनस 60 द एंगल मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे 60 डिग्री बेटा यहाँ पे कहीं बन रहा है, तो अब हम मेरे ख्याल से हमने प्रोटेक्टर का यूज़ कर लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके लाइक दैट, और इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे। इज़ इट क्लियर। सो ये एंगल कितने का हो गया बेटा, 30 डिग्री का, तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह इक्वल स्पेस के साथ हमने 3 वेव फ्रंट्स भी हमने क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए, जिनकी स्पेसिंग 1.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड दिस वुड बी 1.6 सेंटीमीटर एज वेल। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, ओके, शो द आइडेंटिकल वेव अप्रोचिंग, क्या जी अप्रोच करवाना है, आपने अप्रोच करवाना है आइडेंटिकल बैरियर, आइडेंटिकल वेव फ्रंट्स हैं हमारे पास जिनका गैप है कितना, ओके गैप साइज हमारे पास कितना है 1.3। ओके, सो ये गैप साइज है बेटा, ये कितना है 1.3 सेंटीमीटर गैप साइज है, ठीक है। ओके, जब आप स्केल से इन
इस डिस्टेंस को मेजर करोगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बेटा जितना भी आएगा ये 1.3 सेंटीमीटर से ग्रेटर है 1.3 नहीं है। दैट्स मीन अगर तो 1.3 होता तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डायफ्रैक्शन शो करानी पड़ती कुछ इस तरह, ओके लेकिन अभी कुछ इस तरह नहीं है, अभी जस्ट बिकॉज कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द गैप साइज। इज इट क्लियर? तो अब मैक्सिमम डायफ्रैक्शन तो नहीं होगी जस्ट बिकॉज कि ये गैप साइज अभी भी ज़्यादा है। हाँ, अगर ये गैप साइज कम होता, काफ़ी कम होता, यहाँ तक होता, तो फिर मैं कहता कि यहाँ पे हमने मैक्सिमम डायफ्रैक्शन हम शो करवा देते, ठीक है। अभी बेटा हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह की लाइन से लगाओगे, ठीक है, और चूँकि वेवलेंथ ज़्यादा है, वेव फ्रंट्स के दरमियान स्पेसिंग कम नहीं है, वेव फ्रंट्स के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा है, इसका मतलब है कि डायफ्रैक्शन मैक्सिमम नहीं होगी लेकिन इतनी होगी कि कर्व लाइंस हमें बनानी पड़ेंगी जस्ट फॉर द सेक के ये स्पेसिंग वेवलेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे वेवलेंथ क्या है बेटा? ज़्यादा है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो तो डायफ्रैक्शन भी क्या होती है? ज़्यादा हो जाएगी। इज इट क्लियर? अगर दरमियान में स्पेसिंग ऐसे होती तो लैम्डा कम होता तो डायफ्रैक्शन भी क्या हो जाती बेटा? कम हो जाती। इज इट क्लियर? ना किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, अगेन आप ये नोट कर लें यहाँ पे स्पेसिंग। आई होप सो कि लेट्स सपोज कीजिए कि ये दिस इज ऑल अबाउट 2 सेंटीमीटर। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्व लाइंस ड्रॉ करनी है, ओके थोड़ा सा हम आगे ड्रॉ कर देते हैं लाइक दैट, ओके एंड दिस वन लाइक दैट, ऑल क्लियर। बट मस्ट remind this concept that you have to draw equally spaced wave fronts, okay। बार बार मुझसे थोड़े से गलत बन रहे हैं, आप इसको पेंसिल से yes, अब I guess now perfect। so this is 2 centimeter, this is 2 centimeter again। is it clear? अगर गैप साइज वेवलेंथ के बराबर हो जाता तो फिर हम मैक्सिमम डायफ्रैक्शन शो करवाते, या अगर इवन के वेवलेंथ ये जो गैप साइज है यहाँ तक चला जाता, ठीक है बेटा, काफ़ी कम हो जाता तो तब भी हम सेमी सर्कल या काफ़ी और बेंडिंग इस पॉइंट पे भी हम शो करवा सकते थे कि यहाँ तक बेंडिंग हुई है ड्यूरिंग डायफ्रैक्शन, ओके। सो जी डायफ्रैक्शन अगर आपको समझ नहीं आएगी तो एक दफ़ा देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, ओके सो हम मेंशन कर रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, आप इसको 1.6 भी ले लो मेरे ख्याल से तो तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। सो इसकी स्पीड कितनी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड। व्हाट इज़ एफ? इट्स 4 एंड व्हाट इज़ वेवलेंथ? वेवलेंथ ये वाली रख लो, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो ये आप जब प्रिंट करवाओगे बेटा तो ये आपकी हो सकता है 1.6 बन रही हो सकता है 2 सेंटीमीटर 1.8 बन रही हो, तो जो भी आपकी बन रही हो, लेट्स सपोज कर अगर 1.6 है तो आप यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई गेस इन्होंने 1.6 ही ली है तो हम 1.6 लेके इसका आंसर लिख देते हैं जी 6.44 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब प्रिंट होता है ये पेपर आपके जब टॉपिकल्स होंगे तो ये विड्थ बेटा वेरी कर सकती है, इट कुड बी वेरी, इट कैन वेरी। वाई? जस्ट बिकॉज जब पेपर बेटा आता है तो हो सकता है वो A5 प्रिंट साइज़ का हो, लेकिन अगर आप उसको A4 साइज़ पे प्रिंट करोगे तो वो जो स्प्रेडिंग है वो श्रिंक हो जाएगी। इसका मतलब है ये 2 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर 1.8 ये फ्लक्चुएट कर सकती है, तो इससे परेशान नहीं होना कि सर ने ऊपर 2 सेंटीमीटर ले लिया, नीचे जाके 1.6 ले रहे हैं। 1.6 सिर्फ इसलिए रहे ना ताकि आपको मार्क स्कीम से कंपेयर करवा दो कि हमारा आंसर ऑलमोस्ट यही आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपका आंसर इस तरह थोड़ा सा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर 6.1 शो द फुल स्केल डायग्राम, okay, so mark 2 points each of the center of compression and label both the point as see। so where is compression? compression कहाँ है? यहाँ पे compression होगा, यहाँ ड्रॉ कर दो बेटा पॉइंट, यहाँ ड्रॉ कर दो, ये जहाँ ड्रॉ कर, सारी जगह ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। so this is compression, compression and compression, okay। the speed of the sound wave is this one। so अगर आप ड्रॉ करो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करो, this would be lambda, और जब बेटा मैंने कैलकुलेट की थी तो ये अप्रॉक्सीमेट कितनी आती, 5 सेंटीमीटर आती, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज के स्पीड किस में है बेटा, 330 मीटर पर सेकंड में है, दिस इज, सो दैट्स मीन आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में। सो दैट वुड बी लैम्डा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 एंड यू गेट 0.05। so this is lambda, this is this one, so frequency v is equal to f lambda, so v divided by lambda is equal to 330 divided by 0.05 and your answer will be 6600
हर्ट्स। ओके, याद रखिएगा हर्ट्स में आंसर निकालना है, तो दैट्स मीन यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर एज वेल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेव रीचेज द बैरियर। ऑलराइट, देखें वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है एंड द व्हाट अबाउट द स्पेसिंग, ये स्पेसिंग काफ़ी कम है, तो देख लो आप मैक्सिमम डायफ्रैक्शन शो करवाई है इसने, ठीक है। तो अगर आप इसको सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हो बेटा तब भी ठीक है, अगर आप इतने एंगल पे आप इसको डायफ्रैक्ट करवा देते हैं तो तब भी ये ठीक माना जाएगा। ओके, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, इंक्रीज करनी है टू अ वैल्यू ग्रेटर देन द वैल्यू ऑब्टेन, दैट्स मीन यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। सो फॉर दैट पर्पस क्या करना पड़ेगा आपको स्पेसिंग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऑल क्लियर। कंप्रेशन से कंप्रेशन स्पेसिंग को कम करने से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड ज़्यादा हो जाएंगे। एक पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे लिखें एक्सप्लेन टू वेव्स इन विच द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वेव with a greater frequency, so the first one is compression and rarefaction are closer, the space between compression and rarefaction, point number one. Okay, now increase the wavelength. Oh, okay, no, decrease the wavelength. So उससे क्या होगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर लैम्डा को बेटा जी कम कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सो मार्क सिम चेक कर लें, कोई इशू हुआ तो इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज शो द क्रस्ट ऑफ वाटर a wave moving from left to right in a harbor. Okay, so in figure 6.1 show 3 more crest, ठीक है, to the right, all right. So आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसमें सॉरी कहाँ गया ये वाला आ गया, ठीक है। सो राइट, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन लगा देता हूँ, ठीक हो गया, ताकि आपको उसकी बाउंड्री तक चीज़ें स्ट्रेट मिलें, ठीक है। नाउ आई हैव टू ड्रॉ लाइंस, तो उसके लिए मुझे ज़रा बैक जाना पड़ेगा क्योंकि सेटिंग वहाँ पे बेटा थोड़ी ज़्यादा है। तो ये जी मैं लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, 3 लाइंस लगा देता हूँ, ब्लैक कलर की लगा दूँ, ओके, रेड कलर की, ठीक है। सो इक्वली स्पेस होना चाहिए, ये बात प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ओके, मैं इसको आपको ज़रा ट्राई करके दिखाता हूँ। नाउ मैं ड्रैग करता हूँ, एक स्केल यहाँ पे रखता हूँ, यस, ऑल राइट, हरी अप, राइट। सो इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ ताकि सूटेबल आपके सामने स्केल आ जाए। नाउ बेटा जी देखें डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक कितना है, हम अगर मेजर करें इसको, नाउ इसको हम लॉक करते हैं, देन जी दिस इज़ ऑल अबाउट 2.1 सेंटीमीटर। मेरे पास स्केल डिफरेंट है तो आपके पास वैल्यूज़ डिफरेंट होगी, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इसी स्केल को यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 2.1 सेंटीमीटर पे मुझे ड्रॉ करना है, पॉइंट्स ड्रॉ करने। नाउ सो हम कहाँ पे थे, यस दिस वन, 2.1 कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो एक डॉट मैंने यहाँ पे लगा लिया। सो 2.1 प्लस 2.1 4.2, सो 4.2 कहाँ बन रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक हो गया। और इसको हम आगे चला लेते हैं, जस्ट वेट, ओके। सो अगेन हम इसको 2.1 पे ले जाते हैं बेटा, ऑल क्लियर। सो ये बन रहा है 2.1, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सो अब हम स्केल को भगा देते हैं जी, आपका काम हो गया कंप्लीट। आप जाइए और हम इसको स्क्रीन को इनलार्ज करके यहाँ पे दोबारा से लाइंस लगा देते हैं, ऑल राइट जी। सो उसी हाइट पे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं इस तरह की लाइंस लगा दूंगा, 1, आई होप सो कि ये स्ट्रेट बन रही होंगी। थोड़ा सा बेटा इसको डील करना भी हल्का सा मुश्किल होता है, सो अगर छोटे मोटे बातें इधर उधर हो जाएं तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। आई होप सो कि ये 3 लाइंस मैंने लगा दी और इक्वली स्पेस पे लगे, थोड़ी सी है टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन गुजारा कीजिए प्लीज़, ठीक है। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इनको कंप्लीट करना। सो इनको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायफ्रैक्शन शो करवानी है कुछ इस तरह, थोड़ी सी हम इसको वाइडर रखते हैं,
कम ऑन, इस तरह और लाइक दैट. ओके, so this portion will show the diffraction from edge, diffraction from edge. Okay, और बाकी चीज़ें स्ट्रेट हैं, सो डिफ्रैक्शन बता रहे हैं. एंड अगेन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स मस्ट बी 2.1 सेंटीमीटर, जो कि सेम होना चाहिए. ऑल क्लियर? सो स्टेट द नेम ऑफ द वेव that occurs as the wave. State the name of the wave process, so it will be diffraction. Okay, so next point में आपको एक deep से shallow water की तरफ wave fronts given है, and you have to draw an arrow to show the direction of the movement of wave after it has passed into the shallow water. Direction बतानी है movement of water wave की बेटा, ठीक है? So अगर ये wave इस तरह जा रही हैं, ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ. ठीक है, ये अगर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल मुझे कैसे बनाना पड़ेगा? कुछ इस तरह करके. इज इट क्लियर और नॉट? तो डीप से शैलो में जाएं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाते हैं. दैट्स मीन वेव फ्रंट्स आपका ऐसे बनेगा. ये मैंने एक इनफॉर्मल तरीके से बनाया, ठीक है, आपको आइडिया देने के लिए. इसका मतलब है बेटा कि अगर आपको वेव फ्रंट्स गिवन है, दीज ऑल आर द वेव फ्रंट्स, जस्ट वेट, स्क्रॉल. ओके, दीज आर द वेव फ्रंट्स. सो आपको क्या ड्रॉ करना है? आपको एरो हेड ड्रॉ करना है, एरो ड्रॉ करना है. यू हैव टू ड्रॉ एरो टू शो द डायरेक्शन, टू शो द डायरेक्शन. ओके, सो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? एक स्टेप पीछे जाते हैं, वहाँ से हम एरो ले लेते हैं ताकि हमें 90 डिग्री बनाना हमारे लिए आसान हो. जी बेटा, सो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? आपकी मर्ज़ी है, कहीं भी ड्रॉ कर दें, लेकिन हम इसके चलो सेंटर में ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, दिस इज़ द वेव डायरेक्शन. ओके, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री. तो आपको वेव फ्रंट्स और एरो के दरमियान 90 डिग्री हर सूरत बनाना है. यहाँ पे भी देखिए बेटा, ये हर वेव के साथ 90 डिग्री बना रहा है. तो आपने भी एक एरो हेड लगा दिया टू शो दैट द वेव इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, जो कि एरो हेड शो कर रहे हैं. एंड द एंगल बिटवीन द एरो एंड द वेव फ्रंट्स मस्ट बी द 90 डिग्री. ओके, सो ये कौन सा फिनोमेना है? स्टेट द नेम ऑफ प्रोसेस. इट इज रिफ्रैक्शन. सॉरी, रिफ्रैक्शन. ठीक है. ओके, सो कंप्लीट द टेबल टू स्टेट वेदर ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव इंक्रीजेज डिक्रीजेज. स्टेट द सेम. आई गेस किसकी बात हो रही है? ये रिफ्रैक्शन की बात हो रही है ना. टेबल 6.1. ठीक है, ठीक है. ओके, सो वेवलेंथ क्या होती है? डीप से शैलो में जब भी ऑब्जेक्ट वेव जाती है बेटा, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है. फ्रीक्वेंसी होती है स्टे सेम, और स्पीड भी क्या होती है? जो वेवलेंथ होती है वो ये चीज़ होती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है, स्टे सेम. ओके हो गया. सो बेटा वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है. कुछ चीज़ें आई होप सो कि आपको सीखने को मिली होंगी. इसको एक दफ़ा खुद भी ट्राई कीजिएगा, पास्ट पेपर की क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा. आई होप सो कि आपको काफ़ी मज़ीद इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा. और अगर कोई क्वेश्चन हुआ या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सर इस पेपर में मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, काइंडली इसको वीडियो की सूरत में अपलोड करना, या वैसे ही समझाते. तो आई होप सो कि मैं आपको इंशाल्लाह सपोर्ट करता रहूँगा. तो थैंक यू सो मच. जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा वो ज़रूर देखिएगा. मार्क्स स्कीम को मैं सब समझाऊँगा, तो वो आपने सबने बड़े ध्यान से समझनी है कि किस तरह से जो मार्क्स स्कीम है उसके मुताबिक आंसर किस तरह से किया जाता है. बहुत ज़्यादा वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगी. आई होप सो कि आप उसको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगी. तो थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.